नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी प्रैक्टिस नंबर 3 हल करेंगे और सभी लोग जो लोग देखते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें और लाइक। चलो देखते हैं और इसी तरह से हम डेली कंटेंट देते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट, एक हिंदी का और एक जीके जीएस का। वीडियो री एग्जाम हो चाहे यूपीपी हो, कोई भी हो, कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए हम कंटेंट ऐसे ही उपलब्ध कराते रहेंगे। चलो देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 3 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? यह सरकारी पत्र से संबंधित है। सरकारी पत्र का उद्गम कहां से होता है? यह किस स्तर से होता है? एक चीज पहले समझो, पदाधिकारी क्या होता है, पद क्या होता है, और कार्यालय क्या होता है। तो कार्यालय, अगर कोई कार्यालय है तो उसमें कोई ना कोई पद होगा, उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो पदाधिकारी है। ये हो गया कार्यालय, कार्यालय हो गया, और ये हो गया पद। अब पद पर जो व्यक्ति बैठा है वो है पदाधिकारी। पदाधिकारी जब कोई पद से कोई पत्र भेजा जाता है उसे सरकारी पत्र कहा जाता है। तो ये विकल्प भी सही होगा। पद से, सरकारी पत्र जो होता है वो पद से भेजा जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अर्ध सरकारी पत्र आयाम होते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में कितने आयाम होते हैं? आयाम का अर्थ यहाँ पे समझ, अर्थ ये है कि जैसे कोई व्यक्तिगत पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है तो व्यक्तिगत पत्र में क्या होता है? व्यक्तिगत पत्र में कोई रिश्तेदार है, यहाँ पे एक रिश्तेदार है और एक यहाँ पर कोई रिश्तेदार है। चाहे ये रिश्तेदार इसको भेजे चाहे इसको भेजे, ये तो दोनों तरफ से भेजा जा सकता है। या कोई तीसरा व्यक्ति इसे भेज सकता है, तो इस या कोई भी भेज सकता है, सरकारी व्यक्ति भेज सकता है। तो ये तो बहुआयामी हो गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति यहां से और यहां तक भेजे और यहां से यहां तक भेजे तो ये द्विआयामी होगा। तो ये एक आयामी है या द्विआयामी है? तो ये द्विआयामी है। अर्ध सरकारी पत्र ये कनिष्ठ तरफ और वरिष्ठ को कनिष्ठ की तरफ, यह मतलब उच्च अधिकारी को निम्न अधिकारी से और निम्न अधिकारी उच्च अधिकारी। और एक चीज और होती है अर्ध सरकारी पत्र में, एक चीज और होती है कि कोई यदि अशासकीय व्यक्ति, अशासकीय मतलब ये शासकीय व्यक्ति हो गए, अगर कोई अशासकीय व्यक्ति है, जैसे कोई विशेषज्ञ है किसी चीज में, विशेषज्ञ है, यदि विशेषज्ञ है तो उस क्षेत्र की जानकारी के लिए इससे परामर्श या सहायता कुछ भी लेने के लिए इससे इसको पत्र कौन सा भेजा जाएगा? तो इसके लिए ये समझो, यही हम बता रहे हैं। तो ये प्रश्न तीसरा जो है ये यही है। अगला प्रश्न क्या है? किसी व्यक्ति विशेष जो अशासकीय व्यक्ति जो किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार उस व्यक्ति से चर्चा करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्र, परिपत्र या अर्ध सरकारी या सभी? ये अर्ध सरकारी पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास किस भाषा के रचनाकार थे? यदि इसे ना कोई समझ पाए तो इधर पहले देखो, ये है उत्तर प्रदेश। हालांकि जैसा बन रहा है वैसा समझ लो बस। ये उत्तर प्रदेश, ये ब्रज क्षेत्र है, मथुरा वाला जो क्षेत्र है ये राजस्थान से लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी बोली है? ये पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी यहाँ पे बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती है? ब्रज, बुंदेली। तो ये ब्रज हो जाएगी क्योंकि ये मथुरा वाला क्षेत्र जो है वो ब्रज से संबंधित है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल संविधान, जब संविधान लागू हुआ कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? यदि बात करें 8वीं अनुसूची में जब लागू हुआ तो उस समय 22 थी, 23 थी, 13 थी या 14 थी? तो उस समय पे 14 भाषाएं थी, 14। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 है, 46 है, 33 है या 31? जब हिंदी वर्णमाला की बात की जाएगी तो वो
33 होंगे। यदि मूल की बात की जाएगी, मूल हिंदी में, तब वो 52 होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीय व्यंजन। यदि बात की जाए वर्गीय व्यंजन कितने हैं, 13 है, 33 है, 25 या 37। अच्छा देखो, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग। एक का वर्ग है, एक चा वर्ग है, एक टा वर्ग है, और एक ता वर्ग है, और एक पा वर्ग है। तो का से लगाकर अंगा तक इसमें 5 अक्षर हैं, चा से लगा के इया तक, टा से लगा के अड़ा तक, ता से अथा दा धा ना तक, और पाफा बाभा मा तक। इसमें 5 5 वर्ण है, तो इसका मतलब 25 वर्ण हुए। तो ये 25 वर्ण है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विजातीय स्वर हैं ए आए ओ आओ आ ई उ ऊ और ई, आ आ और रिस। तो इसमें विजातीय स्वर का मतलब होता है जो एक जाति के ना हो। तो एक जाति का अर्थ ऐसे हुआ, जैसे आ आ, ये एक जाति के हैं। दूसरे हैं ई और ई, ये अन्य जाति के हैं। अच्छा देखा जाए आई, जैसे आ और ई, तो इसमें बनता है ऐ ऐ। कि इसमें 2 जातियां सम्मिलित हैं, तो इसे संकर शब्द या इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त, क्योंकि जुड़का बना है ना, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना है। तो ये 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ए आए ओ और औ। ये 4 वर्ण, इन्हें विजातीय स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण का है, गा है, या सभी स्वर हैं, या सभी हैं। तो इसमें पहले देखो, वर्ग का पहला और तीसरा और सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण है। तो इसमें क्या होगा, विकल्प डी सही होगा, क्योंकि का के बाद गा, ये भी अल्प प्राण है। तो ये, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है, या स्वर है। जब भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वह ध्वनि होती है। यदि पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वर्ण हो जाएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। तो विकल्प ए सही है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आविष्कार, साप्ताहिक, दैहिक, या नुपुर। तो ये साप्ताहिक सही है, दैहिक सही है, नुपुर सही है, ये आविष्कार अशुद्ध है। ये आविष्कार लिखा जाता है, आविष्कार, ये ऐसे लिखा जाएगा, आविष्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, प्रामाणिक, आशीर्वाद, अनधिका, नूपुर। नूपुर तो हमने पहले ही देख लिया, नूपुर ऐसे लिखा जाता है, नूपुर। और प्रामाणिक, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है। और अनधिका, अनधिकार होगा। और ये प्रामाणिक सही है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, या 8 हैं। तो ये विकल्प ए सही है, 5।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण अत्यधिक, एकाएक, पवन या विद्यालय। तो इसमें विद्याधन आलय, आ प्लस आ बड़ा आ बनेगा। यदि बड़ा आ हो या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो, तो ये तीनों सजातीय स्वर से बनने वाले जो होंगे वो दीर्घ स्वर में होंगे। तो इसमें विद्याधन आलय है तो ये विद्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृति का संधि विच्छेद होगा। संस्कृति का संधि विच्छेद होगा। सम धन कृत, समह धन कृत, सम धन कृत और सम धन कृत। तो ये समधन कृत होगा। अच्छा, ये इसमें दो तरीके से ये अलग लोग पढ़ाते तो हैं, इसमें कहते हैं कि ये अलग से पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये देखो दो प्रत्यय हैं, यदि सम प्रत्यय है, सम उपसर्ग की बात करते हैं। सम उपसर्ग के बाद यदि कोई कृत धातु से बना, क्र धातु से बना शब्द आ जाए तो वहां पे माँ का हो जाएगा दंत सा। दंत सा कौन सा है? ये वाला दंत सा हो जाएगा। ये दूसरा, आप देखो दूसरा है परिष्कृत का संधि विच्छेद होगा। परिधनकृत, परधनकृत, परिधनकृत या पाधनकृत। तो इसमें परिधनकृत होगा। कैसे होगा? ये दूसरा हमने आपसे बताया था कि दूसरा उपसर्ग होगा परि। दूसरा यदि परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई शब्द आ जाए तो इसका हो जाएगा परि के बाद अगर क्री धातु से बना कोई शब्द आ रहा है तो वहां पे कौन सा? कंठ कंठ हो जाएगा ताल। मूर्धा सा हो जाएगा। मूर्धा सा कौन सा है? ये वाला मूर्धा सा ये वाला हो जाएगा। तो इसमें क्या है? परिधन कृत ये वाला है, यहाँ पे आधा सा हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला कौन सा है? अगला देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है अकड़, अक्कड़, अड़ या आ। तो विकल्प बी सही होगा। अक्कड़ विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपसर्ग का प्रयोग शब्द के कहाँ होता है? पहले किया जाता है, बाद में किया जाता है, कहीं भी किया जा सकता है, कहीं नहीं किया जा सकता। तो विकल्प बी, ये तो सभी लोग जानते हैं, वह शब्द के पहले। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में समास विग्रह है। करुणा से पूर्ण, भयाकुल या स्नानाघर या हथकड़ी। तो ये करुणा से पूर्ण, ये देखो इसका विच्छेद हुआ है, यह विग्रह हुआ है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि मतलब सामासिक शब्द कौन सा है, सामासिक पद कौन सा है, ये नहीं पूछ रहा। इसमें कह रहा है विग्रह कौन है। तो ये करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिदिन में समास होगा अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। तो देखो पहले ही उपसर्ग लगा है, उपसर्ग वाले शब्द कौन से हो जाते हैं? अव्ययभाव समास। ये विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समास के कितने भेद हैं? 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 9 हैं। ये विकल्प ए सही होगा। अव्ययभाव समास विकल्प ए सही होगा। अव्ययभाव समास के कितने भेद होते हैं? 6। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा रहा है तो कौन से होंगे? संकर, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। जैसे यदि हम बात करें, कोई शब्द पहले यहाँ पे बना, यदि हम ऐसा ही उठा के यहाँ पे ले आए और हम बोलने लगे तो ये तो हो गया तत्सम। और यदि इसमें कुछ हमने बदलाव कर दिया, इसमें बदलाव करके तब बोले, हम बोल नहीं सकते थे ऐसा शब्द, तो वहां पे हमने कुछ उसमें बदलाव कर दिया तो हो गया तत्भाव। यदि तत्सम या तद्भव मिलाकर यदि दो शब्द, जैसे मान के चलो एक हिंदी का हो और एक अन्य भाषा का हो, अरबी, फारसी, अंग्रेजी किसी का हो, जब ये हो जाता है, ये दोनों मिला के एक साथ बोले जाते हैं तो ये संकर शब्द हो जाते हैं। संकर शब्द जिसे अगर यदि कहा जाए तो आधा, आधी
यदि कहा जाए तो एक मुहावरा है, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चाय किस भाषा का शब्द है? देशज है, हिंदी है, चीनी है, अंग्रेजी? तो ये चीनी, चाय। इससे क्या सरल होगा? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? देखो, अगर विशेषण विशेषण अगर बनाना चाहे कोई, विशेषण विशेषण और संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिससे बात की जाती है, भाववाचक। यदि कोई शब्द हो जैसे क्रोधी, किसी व्यक्ति का नाम लगा दो या संज्ञा लगा दो, यदि संज्ञा लग रही है, संज्ञा शब्द लग रहा है, व्यक्ति जैसे मान लो, व्यक्ति क्या है? संज्ञा। व्यक्ति जब संज्ञा है तो क्रोध, क्रोध के आगे व्यक्ति लगाओ, क्रोध, तब क्रोध व्यक्ति अच्छा लगता नहीं। क्रोधी, अगर क्रोधी कर दिया जाए, क्रोधी व्यक्ति मतलब गुस्सा वाला व्यक्ति, तो ये वाला ये विशेषण हो जाएगा। अगर जो नहीं लगेगा, तो जिसमें अगर कोई संज्ञा नहीं लगेगी, अगर शब्द के बाद कोई संज्ञा नहीं लग रही तो विशेषण में चला जाएगा। अगर संज्ञा लग रही हो तो विशेषण हो जाएगा। यही पहचान है। तो ये कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? ये विकल्प सी सही होगा, समूहवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विशेषण। निम्न के शब्दों में विशेषण शब्द है। क्रोध है, मिठास है, क्रोधी है, मनुष्यता? देखो, हमने आपको बताया, क्रोध के आगे व्यक्ति लगाओ किसी का, क्रोधीराम, क्रोधीराम, मिठास राम, मिठास राम, ये शब्द अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्रोधी के क्रोधी करके देखो, क्रोधी राम, राम क्रोधी हैं। या फिर हम इसे राम क्रोधी राम ना कह के देखें, अगर इधर से कह के देखें राम क्रोध, यार कहाँ अच्छा लगता है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा होगा? रचना या बनावट के आधार पर नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या संकर? तो यहां से ही बनते हैं। जैसे मान लो कोई कहता है ये रूढ़ हो गए, जैसे मान के चलो बहुब्रीह, बहुब्रीह जब समास पढ़ते हैं, बहुब्रीह बहुब्रीह पढ़ा जाता है तो कहते हैं रूढ़ हो गए। तो रूढ़ का अर्थ यही होता है कि दूसरे शब्दों में वो अर्थ देने लगते हैं, दूसरे शब्द दूसरे चीज का अर्थ देने लगते हैं, तो वही रूढ़ हो जाता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहा जाता है हिंदू धर्म में? तो इन्हें शंकर जी को कहा जाता है, शंकर जी। तो ये कौन सा होगा? योग रूढ़। ये किसी में रूढ़ हो गया, शंकर जी में रूढ़ हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समास का विलोम होगा आस, व्यास, समाज या घर? ये व्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम होगा रे, सीधा, वक्र या टेढ़ा? देखो ये वक्र होगा, रिज वक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अंश, अवयव, हिस्सा किसके पर्यायवाची हैं? अंग के, भुजा के, किए गए उपकरण को मापने वाले? ते अन्य विकल्प नहीं है, ते अंग का है। अंग, भाग, हिस्सा, अवयव, ये सब अंग के पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किए गए उपकारों को मानने वाले के लिए एक शब्द। कतार्थ, कतार्ध, कृतज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ? अनभिज्ञ तो कुछ नहीं जानता है, विज्ञ सब कुछ जानता है, और कृतार्थ कोई शब्द नहीं पता है। ये कृतज्ञ है, किए हुए कार्य को मानने वाला या उपकार को मानने वाला। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। कानन, विपिन, कांतार या अनी? कानन, विपिन, कांतार, अटवी, ये सब। कानन हो गया, विपिन हो गया, कांतार हो गया और अटवी, ये सभी जंगल के पर्यायवाची। ये अनी, अनीकनी, ये सेना के पर्यायवाची है, सेना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियातीत, इंद्रियजित या इंद्रिय विग्रह या इच्छाचारी? तो इंद्रियजित होगा, इंद्रियजित। इंद्रियतीत का मतलब होता है कि उसे
इंद्रियों द्वारा समझा न जा सकता। जैसे अपने अपने में 5 इंद्रियां हैं, वही जैसे नाक है, कान है, मुख है, यही सब है, इससे नहीं समझा जा सकते। हालांकि लोग बताते नहीं, वो अलग चीज होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द होगा, पड़ोसी, दत्तक, द्विज या द्विज का मतलब 2 बार जन्म हुआ, अनभिज्ञ क्या जो कुछ नहीं जानता हो, पड़ोसी का अपना पड़ोसी होता, दत्तक मतलब दत्तक पुत्र, गोद लिए हो पुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवहु चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि विचारी चोर, में अलंकार प्रयुक्त होगा, यमक, रूपक, अनुप्रास या श्लेष। ये विकल्प भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक है कवि, कवि क्या सुवर्ण, मतलब इसके लिए एक ही शब्द जब 2 या 2 से अधिक बार, मतलब एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले तो सुवर्ण, सुवर्ण एक तो बेविचारी जो होता है गंदा व्यक्ति, उसके लिए सुवर्ण, स्त्री के लिए होगा चोर, चोर सुवर्ण का मतलब है सोना चांदी या खजाना ढूंढ रहा होता है, और कवि जो होता है वो शब्द ढूंढ रहा होता है। तो वो एक ही शब्द के 3 अर्थ हो गए, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग हैं? 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं या 8? विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र? ये विकल्प बी से होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की है रचना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रताप पत्रिका के संपादक, प्रताप पत्रिका के संपादक की अगर बात की जाए, प्रताप पत्रिका के संपादक, तो इससे पहले कुछ जानकारी और अलग से मैं दे रहा हूं। जैसे मान के चलो उदंड मार्तंड एक पत्र था, उदंड मार्तंड, उदंड उदंड अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? तो उससे पहले हम दूसरी जानकारी दे रहे हैं। उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत उदंत मार्तंड, ये 1826 में, 1826, 1926 ने 1826 में, ये जुगल किशोर मिश्रा जी हैं, ये कलकत्ता से इन्होंने पहला हिंदी का पत्र निकाला था। ये याद रखो, एक बंगदूत याद रखो, एक बनारस अखबार याद रखो, एक हिंदी और एक तत्वबोधिनी, एक कवि वचन सुधा, ये 5-6 अखबार हैं, ये याद रखो। कौन निकालता था, कब निकलती थी, कहां से निकलता था। जैसे मान लो एक अखबार था तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बरेली से निकला था ये, बरेली उत्तर प्रदेश से निकलता था ये पत्र तत्वबोधिनी। ये गुलाब शंकर एक व्यक्ति थे, गुलाब शंकर, गुलाब शंकर निकालते थे। हालांकि इस बार क्वेश्चन आने की संभावना यही प्रताप पत्रिका है, क्योंकि इसके 100 वर्ष पूरे हो गए, 100 वर्ष पूरे हो गए, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो 100 वर्ष में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। हालांकि आ कुछ भी सकता, हम नहीं बता सकते, लेकिन ये आ सकता है गणेश शंकर विद्यार्थी वाला। इसका विकल्प बी सही होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गरल सुधारिप करहि मिताहि, लोकोक्त का अर्थ है दो दोष किसी का, सजा किसी का, किसी को, किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना, दो विरोधी स्वभाव वाले स्वभाव वालों का मिलन, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। तो गरल का, गरल सुधा रिप करहि मिताहि, ये विकल्प सी सही होगा, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। अपनी डपली अपना राग, अपनी डपली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 40 नंबर। अपनी डपली अपना राग का अर्थ होगा बार बार कथन बदलना, तितर बितर होना या तालमेल ना होना। तो विकल्प सी सही होगा, क्योंकि हम अपनी अलग बनाएंगे, तुम अपनी अलग बनाओ। दो व्यक्ति हैं, जब उनकी बनती नहीं है तो अपनी ढपली अपना राग कहते हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चोर चोर डॉट 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 भाई, सगे चचेरे सौतेले या मौसेरे। तो ये होते हैं चचेरे भाई। चोर चोर, चोर चोर मौसेरे भाई, मौसेरे भाई, विकल्प डी सही होगा, चोर चोर
मौसेरे भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट ऊंट के मुंह में केला, मिर्चा, खजूर या जीरा। तो विकल्प डी सही होगा, जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहावत होती है, ये कहावत वाले हैं और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने योगी आदित्यनाथ का नाम ना सुना हो, वह कौन व्यक्ति है जिसने योगी आदित्यनाथ का नाम न सुना हो। सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा। तो देखो देखो वह कौन व्यक्ति है, ये तो सरल वाक्य हो गया, सरल वाक्य। उसके बाद जिसने, जिसको, जिसे, तो ये यदि शब्द आ जाए तो वहां पे कौन सा होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्न वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है। वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है। देखो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य है, वह बहुत गंदा है। रूपा चाहती है कि, क्या चाहती है, वह नौकरी करे। तो ये विकल्प बी सही हो जाएगा। और यहाँ पे और लगा है, तो और वाले, की वाले, ये और वाले, लेकिन, किंतु, परंतु वाले, ये जो शब्द आते हैं तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध रूप का चयन कीजिए या शुद्ध शब्द का वाक्य का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। बंद होगा अगर यदि बात की जाए पिछले की नहीं, अगले सोमवार को स्कूल बंद होगा, लेकिन इसमें बंद है नहीं हो सकता, बंद था, क्योंकि ये भूतकाल की बात हो गई। बंद है ये वर्तमान की बात कर रहा है, तो विकल्प डी से ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्ध है, सीता की अच्छी चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छी है, सीता का चरित्र अच्छा है, ये विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य का शुद्ध रूप। भारत में अनेक जाते हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों शब्द नहीं हो सकता, अनेक तो हालांकि शब्द सही है, लेकिन यहाँ पे है बहुवचन और यहाँ पे जात है एक वचन, तो यहाँ पे क्या होगा, जातियां, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्ध विराम, अर्ध विराम कौन सा होगा, ये पूर्ण विराम हो गया, ये अल्प विराम होगा, ये अर्ध विराम होगा, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवन का विलोम होगा, धरती, पाताल, अंबर या स्थल। धरती तो अवन का पर्यायवाची है, पाताल या अंबर, अंबर का आकाश होता है, आकाश। क्योंकि यदि तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द से विलोम पूछा गया है, तो तत्सम शब्द ही उसका विलोम में अर्थ होगा, अन्य कोई नहीं अर्थ हो सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, दध या जीरा। तो इसमें अनिल नहीं होगा, पर्यायवाची अनल होगा, क्योंकि अनिल जो है हवा का पर्यायवाची, और अनल, पावक, अनल दहन, आग, हुतासन, वैश्वानर, जात, वेद, ये सब जो है ये आग के पर्यायवाची हैं। अब लगभग में शाम को 7 या 8 बजे हिंदी जीके की तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा, तीसरा प्रैक्टिस सेट, उसे जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।